So, all right, we are live. We wait. अच्छा, दोबारा कंफर्म के लाइव में ऑडियो सही आ रही है। बहुत टेंशन है जी। किस चीज़ की? ये खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। Sometimes silence is the best answer, I guess. Zen, can you do it again? I guess audio में मसला आ रहा है। तो वीडियो आ रही है बट उसकी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। यार, I guess जैन तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या है वो? Just give me a second. अच्छा, ये जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं ये मेरे स्पीकर पे पिंग पोंग हो रहा है। हाउ कैन आई साइलेंस दिस? क्योंकि ये लोग आते जाते रहेंगे और टिंग टोंग होती रहेगी। अच्छा, वो जो बेल बजती है आने हाँ। में, वो मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। यस, अब नहीं होगी। अरे ये लड़का तो सारा कुछ कंट्रोल कर सकता है भाई। सब कुछ इनेबल डिसेबल क्या था। ऐसे यार मेरे टेक्स्ट फाइल कर दो इसी तरीके से। मैं मेरे पास दरअसल ना वो नस्ट फॉलो की तरफ से ये नहीं जीबी नहीं है, सिर्फ एलएलएस की जीबी है मीटिंग में। ओनली उनकी तरफ से सना है जो ट्रेलर, बाकी हैं और गेस्ट हैं। Hello Zen, can you test my audio? आपको आवाज आ रही है? On Facebook.
All right, Adil, you can start. Sorry for the delay. So can we start? Is Yes. audio fine on live? Yes, yes. Okay. Okay. Hello, everyone. Welcome to the show, which is called Tanzo Maza. And my name is Adil Javed. I'll be your host for tonight. And this show is brought to you by NUST and LUMS Literary Society. इन लोगों ने मुझे काफ़ी लंबा सा बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी में एक इंट्रोडक्शन लिख के दिया था, जो कि मैं अभी पढ़ूंगा तो काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, इसलिए बस वो मिस कराते हैं. एंड आई कैन जस्ट टेल यू कि दीज आर ऑसम पीपल. इनमें से काफ़ी लोगों ने मेंशन किया आज, and some students, some faculty members. Thank you so much, guys, for all the efforts that you guys have been doing to promote the literature, and thank you so much for conducting such events. So आज का जो ये session है, this is going to be very interesting because we have two amazing artists, and I'll introduce them, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा serious बातें नहीं करें, जो कि मुझे काफ़ी उम्मीद है. So first of all, I'll introduce our first guest, who is comedian, voiceover artist, and very fine actor, I would say. And आप लोग उनको उनके character से जानते होंगे, जो कि बहुत viral character है. I'm talking about Baji Bombastic, Sherzad Noor Pirzada. Thank you so much, Sherzad, for joining us. Thank you for having me. It's a pleasure having you. So जो second हमारे guest हैं, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा कुछ बताना शुरू कर दूं कि वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो असल में उन्हें भी नहीं पता कि वो और क्या क्या करते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं. एक्टर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते हैं अगर कोई ना देख रहा हो तो, और कभी कभी अकेले बैठ के गाने भी गा लेते हैं अगर कोई ना सुन रहा हो तो. इसके अलावा एक्टिंग कोच हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली. इनके बारे में बस आपको ये बता दूं कि ये मेरे भी टीचर हैं. सही है, so अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो ये रिस्पॉन्सिबल है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर फहीम आजम. थैंक यू सो मच फहीम भाई. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. और मैं तमाम मेज़बानान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें दावत दी और मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपने ख्यालात का भरपूर इजहार कर सकें उर्दू में. बहुत मजा आया आपकी उर्दू का, बहुत शुक्रिया. फहीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप इतना कुछ कर लेते हैं, मतलब एक्टिंग भी, डांस भी, डायरेक्शन भी, राइटिंग भी, कॉमेडी भी, तो ये आपका टैलेंट है या गुर्बत की वजह से जो काम मिल जाए एडजस्ट कर लेते हैं? नहीं, असल में कुछ भी अगर मुझसे ठीक हो जाता तो शायद मैं उस पर स्टिक कर जाता, लेकिन मुझसे कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो कुछ और करके देखते हैं. तो यूं अब तक 18 चीजें हो चुकी हैं जो कि मैं ट्राई कर चुका हूँ. अब 19-20 की तरफ बढ़ रहा हूँ. इंजीनियरिंग करने का सोच रहा हूँ अब मैं. वो रहने दें, मेरा ख्याल है एक काम आप छोड़ दें जो हम जैसे लोगों को ये नहीं. So शेरजाद, आपसे मेरा क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि ये जो बाजी बम्बास्टिक का कैरेक्टर है, यू वर 8 years old जब आपने ये बनाया. तो मुझे बताएं कि जब आप 8 साल की थी तो कोई नॉर्मल बच्चों वाली हरकतें करती थी कि ये इसी तरह के काम? नहीं, बस मैं इसी तरह के ही काम करती थी, और मुझे मेरी फैमिली इनफैक्ट बहुत इंकरेज करती थी. हर संडे जब हमारा फैमिली लंच होता था, मेरे साथ बैठ के कहते थे चलो करो ना बाजी, करो बाजी. सो दे एक्चुअली encouraged me. Yeah. और ये नाम तब से डिसाइडेड था, बाजी बम्बास्टिक? नहीं, तब कई कजन्स बाजी कहते थे, कई फ्रेंड्स उसे कुछ और कहते थे. एवरीबडी हैड देयर ओन नेम फॉर बाजी. तो जब मैंने पेज बनाया तो मैंने कहा कि उसका कोई धमाकेदार लास्ट नेम होना चाहिए, तो फिर मैंने कहा बम्बास्टिक रख देते हैं. बम्बास्टिक आपको पसंद आया वैसे. तो वैसे इसके पीछे आपकी खुद की इंस्पिरेशन क्या थी? आप चाहती थी कि लोग आपको बहन जैसा ट्रीट करें, बाजी जैसा ट्रीट करें, क्या इंस्पिरेशन थी? नहीं, द थिंग इज, बाजी के बारे में ये चीज है कि शी इज अ कैरेक्टर जो बहुत से मुख्तलिफ लोगों की आदतें देख देख के वो एक कैरेक्टर में डाल दिया. और बात ये है कि वो एक कैरेक्टर है जो कुछ भी बन सकता है और कुछ भी कह सकता है. तो आई थिंक सबकी वो बहुत एक रिलेटेबल काइंड ऑफ कैरेक्टर है. एंड आई थिंक कि हमारी जो देसीनेस है, जो ब्राउननेस है, और जो हमें फनी लगती हैं, उनकी इतनी मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं है.
तो आई फील जो बाजी का कैरेक्टर रियली अलाउज मी टू शो कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है और हमें कौन सी चीजें फनी लगती हैं, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया में ऐसे कैरेक्टर्स तो हमें नहीं नजर आते, नहीं मिलते। यू आर राइट, एक्चुअली ये कैरेक्टर ऐसा है जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन है ये कैरेक्टर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा बाजी के बाद? लोगों ने आपको वो इंस्टाग्राम पे हेलो डियर वाले मैसेज करना छोड़े कि वो अभी भी आते हैं? नहीं, वो तो और आते हैं अब, मतलब बढ़ गए होंगे। अब तो बढ़ गए नहीं हैं। भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग कोई बाजी वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे शायद साहब। नहीं, बाकी बस एक वर्ड है उनके लिए। या ये तबीयत में होता है दोस्त, जब आपकी तबीयत में ना हो आपकी आदत में आ चुका हो तो फिर आप नहीं देखते कि बाजी कौन है और कौन नहीं है, किसको कहना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। सही बात। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है कि हम लोग बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है और लोगों को, कॉमेडियंस को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बट यू हैव क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग टू अचीव। और फहीम भाई, मुझे प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है, मैंने सुना है कि आपका ताल्लुक मियाँ वाली से है, तो और वहाँ पे जब आप जवान हो रहे थे तो इंटरनेट था ही नहीं, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैं मियाँ वाला हो सकता हूँ, मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक है डेरा इस्माइल खान से। जब इंटरनेट आ रहा था नया नया, उस वक्त मैं मुल्तान में रहता था, तो मैं मतलब मेरा ख्याल है जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ आज तक, और ये तादाद जो है ये हजारों में है और लाख लाख तक पहुंच रही है, तो उनमें से आज तक किसी ने, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी तरह ऑफलाइन इंटरनेट यूज किया। ये ऑनलाइन इंटरनेट से पहले की दुनिया है। तो मैंने मुल्तान में ऑनलाइन इंटरनेट यूज किया था। फिर जब मैं ऑनलाइन इंटरनेट यूज करने के बाद डेरा इस्माइल खान गया, अपने देश वापस गया, तो वहां पे मेरा इंट्रोडक्शन यूं कराया जाता था, इनसे मिले, ये फहीम है, इसने इंटरनेट इस्तेमाल किया हुआ है। तो हाँ, मैं बहुत ही पुराना हूँ। नहीं, आप वैसे मुझे वैसे अक्सर ये ख्याल आता है कि आपको, जिससे भी मैं मिलता हूँ, जितना कोई मैं जानता हूँ, आपको फहीम भाई कहते हैं, तो अक्सर मुझे लगता है वो आपकी उम्र की वजह से भी होगा, है ना? नहीं, वो मेरा ख्याल है, पता नहीं, उनको कोई खबर मिल गई शायद तो वो कहते हैं त्यातन को फहीम भाई कहते हैं। अच्छा, सो व्यूअर्स के लिए ये है कि हम लोग इस डिस्कशन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इन्हीं के काम के ऊपर, और उसके बाद हम कुछ सीरियस सी डिस्कशंस भी करेंगे कंटेंट के ऊपर, कॉमेडी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और फिर एंड पे इन दोनों के लिए मेरे पास एक क्विज है जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्विज होने वाला है। तो आप लोग एंड पे, सेशन पे हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, आप लोग फेसबुक की लाइव फीड में क्वेश्चंस अपने कमेंट्स में लिखें, और एंड पे हम डायरेक्टली पूछेंगे शहरजाद से और फहीम आजम से। अच्छा, सो फहीम भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल स्टॉक करता रहता हूं, काम और नहीं बेहतर नहीं कर सकती? मेरे पास इतनी क्यों देखते हैं, इतनी फिल्में आप क्यों देखते हैं? मेरा मसला ये है। असल में मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता, मैं एक ही फिल्म 20-20 दफा देखता हूँ। क्यों तो क्यों उससे ऐसा होता क्या ये कि निकालना मैं, चाहते हैं आप फिल्म, ऐसा उस फिल्म से क्या निकालना चाहते हैं? देखो, मैं फिल्मों का डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, तो मुझे पूरा ऑपरेशन करना होता है जब तक मैं उसका ऑपरेशन ना कर लूं, मुझे पता ना लग जाए उसकी आखिरी, है ना, मतलब उस सीन में पीछे की साइकोलॉजी सोचना शुरू कर देता हूँ कि अच्छा, इर्द गिर्द बैठे हुए लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, जी जी। इस सीन को बनाने के लिए उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस किया होगा। तो मैं इतना दिल दे बैठता हूँ उसको कि जब कोई उस फिल्म को अगर अच्छी है, उसको बुरा कहने वाला जो है वो रकीब सा महसूस होता है, और अगर कोई फिल्म बहुत ही जहरीली है तो उसकी तारीफ करने वाले के बारे में मैं अपने पास एक डायरी मेंटेन की हुई है कि इनका मशवरा आइंदा नहीं लेना। तो यूं मेरे पास एक बड़ी डिटेल्ड लिस्ट मेंटेन्ड है, मैं फिल्मों के लेंस से लोगों को जज करता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जितना आप फिल्मों पे क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं, इतना वो फिल्म बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होता। उसने भी ऐसे शुगल में बना दी, लड़का लड़की की कहानी है, आप उसको पता नहीं किस किस क्रिटिकल लेंस से देख रहे होते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? ये बीमारी है जी, इसका कोई इलाज नहीं है
और मसला ये है कि मतलब ये मुझे लाहक हो गई है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां फिल्में बनने से पहले ही मौत का शिकार हो जाती हैं। तो मतलब हमारे यहाँ फिल्मों का पेंडेमिक बड़े जमाने से चल रहा है। तो इसलिए मेरा कोई यहाँ कोई काम है नहीं, तो इसलिए फिर मैं और कामों में आ जाता हूँ। मैं फिर सिंगिंग शुरू कर देता हूँ जो मेरे से होती नहीं। जाहिर बात है, ये हमें पता है वैसे। अच्छा शहरजाद, आप कुछ करती हैं सिंगिंग वगैरह, फिल्में आप देखती हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ, अक्सर लोग मेरा मुंह देख के यही बात करते। जी आप क्या पूछ रहे थे? आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बहुत बॉम्बास्टिक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे पास ये 3-4 ही सवाल है, मैं सारा दिन सोया रहा हूँ, ये 3-4 ही मैं बना सकता हूँ सवाल। मुझे बताएं, आप फिल्में देखती हैं, फिल्मों में आप इस तरह क्रिटिकली उसको एनालिसिस करती हैं उसे? जी मैं हंस भी रही थी क्योंकि मैं बहुत सिमिलर हूँ। मेरे पास जिस तरह बहुत लंबे लंबे स्पेल्स होते हैं जिसमें मैं कुछ भी नहीं देखती, और फिर जब देखती हूँ कुछ तो ऑब्सेस हो जाती हूँ और बस लाइक पॉज करती रहती हूँ, रिवाइंड करती रहती हूँ, बार बार देखती रहती हूँ। फिर उस जो वो एक्टर या एक्ट्रेस होगी उसके सारे इंटरव्यूज बस मैं अंदर फिर ना मेरा टनल विजन हो जाता है। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये फिल्मों के मुझे मेरी बाजी मिल गई है। नहीं, लेकिन आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? फहीम भाई तो कुछ भी मिल जाए देख लेंगे, मतलब आप नहीं मैं भी कुछ भी देखूंगी यार। देवो में भी आपको पता है देवो में भी फिल्में लगी हो ना तो ये अगले शहर पहुंच जाते हैं सिर्फ फिल्म देखने के चक्करों में। आप कौन सी फिल्में, जॉनरा कौन सा है आपका फेवरेट? मेरा कोई उस तरह का प्रेफर्ड जॉनरा नहीं है, इवन दो आई डू प्रेफर लाइक अगर कुछ बहुत ह्यूमन स्टोरी हो, मतलब दो लोग बस चल रहे हैं और बातें कर रहे हो, आई वुड रियली लाइक दैट। लेकिन मैं साईफाई भी देख सकती हूँ। तो अच्छा, मतलब 3 घंटे दो लोग चलते रहे, बातें करते रहे और आप बोर नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड। फहीम भाई ऐसी कोई मूवी है? बिफोर सनराइज। हाँ, ये मैंने नाम सुना हुआ है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी ऑडियंस है तो ऐसी फिल्में हम बना सकते हैं दोस्त। क्योंकि हाँ, एक्चुअली गुड कंटेंट, अगर अच्छा कंटेंट हो तो आप चलते चलते फिल्म बना भी सकते हैं और उस फिल्म को कामयाब भी करा सकते हैं। यही मेरी नजर होती है और यही मैं देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो चीजें आसानी से हो सकती हैं, अच्छा कंटेंट बनाना, अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेना या लिखवाना, उस पे हमारी तवज्जो नहीं होती, लेकिन बस हमें एक बुरी स्क्रिप्ट को बुरी एक्टिंग के जरिए से एक महल नुमा सेट पे जरूर पेश करना है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे फ्रस्ट्रेट मी। एग्जैक्टली। नहीं, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सिंपल से तरीके से एक अच्छा कंटेंट कैसे दे सकते हो। आई थिंक शहरजाद का कंटेंट, आई वाज लुकिंग एट योर वीडियोस एंड आई थिंक दैट वाज स्पॉट ऑन कि बड़े सिंपल तरीके से बड़ी अच्छी बात वो आप इंस्टाग्राम पे डाल के लोगों को दिखा सकते हो। एंड इस फॉर्मूला को फिल्म्स में भी यूज करना चाहिए। फहीम भाई, मैं कंटेंट पे आऊंगा, आपसे आपका थोड़ा कंटेंट डिस्कस करना चाहता हूं मैं, क्योंकि कुछ चीजें शायद मुझे पता है लेकिन लोगों को नहीं पता। तो नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि आपका कोई ऐसा कंटेंट हो, मुझे बल्कि आप पहले बताएं आपकी जो फर्स्ट स्टैंड अप परफॉर्मेंस थी, वो मैंने सुना है बड़ी जबरदस्त थी, लोगों ने तालियां बजाई, कुर्सियां उखाड़ दी और चले गए, उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करो। क्या हुआ था वो? नहीं, वो हुआ कुछ नहीं था। हुआ ये था कि मैंने होस्टिंग करनी थी और आउटडोर था इवेंट। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा मैं होस्टिंग तो कर लूंगा। तो 5,000 मिल रहे थे मुझे उसके लिए। तो इट वाज लाइक अमेजिंग। मेरी लाइफ सेट हो गई थी। मुझे था कि इस दफा मैं ट्रेन पे जाऊंगा वापस इस्लामाबाद पैदल जाने के बजाय। तो मैंने शुरू कर दिया। अब मैं वहां पहुंचा हूं तो मुझे उन मेजबान दोस्तों ने कहा कि आप स्टैंड अप क्यों नहीं थोड़ा बहुत कर लेते बीच में। मैंने कहा चलिए स्टैंड अप कर लेते हैं। थॉट ऑफ अ फ्यू थिंग्स। मैंने कहा जी इस तरह से मैं चीजें जो है शेयर करूंगा तो बड़ी कॉमेडी हो जाएगी। तो वो मेरी कुछ होस्टिंग निस्बतन बेहतर है, तो मैंने होस्टिंग में एक माहौल बनाया हुआ था। अब वो माहौल पहले ही बना हुआ था। तो बने हुए माहौल पे मैंने जब कॉमेडी करनी शुरू की तो शुरू में तो उन्होंने स्माइल्स दी ना कि अच्छा ये है कोई सीन, गुड बॉय है ये।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी कॉमेडी ने अपनी क्वालिटी की झलक दिखानी शुरू की, तो मुझे लोगों की स्माइल्स जो हैं वो थोड़ा सा कंसर्न में तरस आने वाली सिचुएशन आनी शुरू हुई। उन्हें फिर मुझ पर तरस आया, तरस आने के बाद वो खड़े होके एक दूसरे को देखते रहे, फिर उन्हें खुद पे तरस आया। फिर खुद पे तरस आने के बाद उन्होंने फैसला ये किया कि यार पीछे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ बड़े मजे मजे के खाने मिल रहे हैं और दूर एक कॉन्सर्ट भी हो रहा है। तो यहाँ मजीद अपना वक्त जाया किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों की मुस्कुराहटें यहाँ दिखने के बजाय सर के पीछे दिखनी शुरू हुई और दूर जाते हुए सर नजर आए। मैं भी थोड़ा घबरा गया, मैंने कहा बेटा होस्टिंग पे रह अपना काम और जिंदगी में कभी कॉमेडी के बारे में नहीं सोचा। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है आप कंसिस्टेंट रहे। आपने कहा लोग हंस रहे नहीं हंस रहे, मैं आज सुना के जाऊंगा, तो ये कंसिस्टेंसी आपको बहुत आगे लेके गई है मेरा ख्याल है। वो असल में बहुत दूर से एक बंदा इशारे कर रहा था कि अपने बाप का है तो पूरा करके जाएगा आज बेटा। तो मैंने कहा चलो पूरा करके जाता। शहजाद, आपका स्टैंड अप कॉमेडी का एक्सपीरियंस रहा है कोई? आई हैव हर्ड आपने औरतना के साथ परफॉर्म किया। many times। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा या कोई बुरा एक्सपीरियंस? कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं मुझे जहां पे आपने हर कोशिश कर ली हो, लोग नहीं हंसे। नहीं, ये हंसने वाली चीज का नहीं, कुछ ऐसे हुआ, लेकिन एक दफा एक लड़ाई शुरू हो गई थी क्योंकि शो के बीच में क्योंकि बेसिकली जो एक और परफॉर्मर थी वो किसी की एक बहुत पब्लिक सी फैमिली है, लाइक वो एक पब्लिक फिगर्स की फैमिली है, तो वो उस फैमिली के बारे में कोई जोक हो रहा था। तो उस फैमिली का एक मेंबर ऑडियंस में था, तो वो आगे से बोलने लग गई। एंड द थिंग इज कि बाजी जो थी, बाजी वाज होस्टिंग द थिंग। तो मैं बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद तो नहीं बोल सकती, अगर बोलेगा कोई तो बाजी को बोलना पड़ेगा, और लड़ाई हो रही है तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं बाजी की तरह बोल रही हूँ क्योंकि बाजी होस्ट कर रही है, मैं तो नहीं होस्ट कर रही, तो मैं तो नहीं बोल सकती, हो ही नहीं सकता। और मैं उठ गई और मैं फुल कैरेक्टर में लड़ाई रोक रही हूँ, और वो रुक भी रहे हैं लेकिन वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये क्या, ये इस तरह अभी तक क्यों हो रही है। उनको लग रहा है कि आप उनकी लड़ाई में भी कॉमेडी देख रही हैं। और तो फिर बस ऐसे ही मैंने लड़ाई को एक्सटिंग्विश किया, लेकिन बहुत एक अजीब सा एक्सपीरियंस था क्योंकि इट वाज लाइक समवन एल्स स्टॉपिंग द लड़ाई एंड नॉट मी। और अच्छा, इस कहानी को सुनते वक्त मैं काफी देर से सोच रहा हूँ फैमिली कौन सी थी। परफॉर्मेंस लाहौर में थी तो मैं 2 अंदाजे लगा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक्स नहीं दिए वो भी बड़ी तेज है, ताकि सब गेस कर रहे होंगे। सही। अच्छा, वैसे शहजाद, आप वैसे नेचुरली लड़ाकी हैं, मतलब लड़ाइयाँ करती? नहीं, मैं बस मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को। आई लव ऑब्जर्विंग पीपल, तो मैं देखूं। अच्छा, 2 लोग लड़े हो, आप बस ऑब्जर्व करती रहेंगी, वो एक दूसरे का सर फाड़ दें, आप ऑब्जर्व करती रहेंगी। वेरी नाइस, वेरी प्रोडक्टिव। अच्छा, ना लड़ो या आराम से बात कर लो, लेकिन अगर वो लड़ना चाहते हैं तो फिर लड़ें। असल में लोगों को लड़ने का मजा भी आता है। हाँ, लेकिन आप नहीं, ये बात बड़ी वैसे बजा के इन्होंने लड़ाई करने में हमारा जो है ना, हमारी चूंकि किसी पे नहीं चलती ना, इसलिए जब को ऐसा मौका लगता है ना जिसमें अगला हमें हमारे से कमजोर नजर आता है, तो हमें या फिर ऐसा माहौल बना हुआ होता है जिसमें अगर हमने लड़ाई कर दी, हाँ, इसमें कोई थप्पड़ मार दिए तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम जरूर पता नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि अवाम मौजूद हो ना, कि जिसमें सबको पता लग जाए कि हाँ इसने लड़ाई की थी, ये लड़ाई में इन्वॉल्व था, तो उससे होता है उनको, जैसे शहजाद बता रही थी ना, उससे बड़ा ईगो बूस्ट मिलता है, क्योंकि वो अगली 27 महफिलों में बताएगा जानी मैं उसको यूं कर दिया, जानी मैंने यूं कर, तो वो मतलब, और चाहे मार खाई भी हो ना, बट नहीं बताते नहीं बताते। मार खाना भी बड़ी मर्दानगी की निशानी बन चुकी है अब, वरना इसको जिसे कहते हैं ना, वो उसमें डालते हैं तो वो उसको भी बड़ा प्रेजेंट करते हैं, 12 हड्डियां तोड़वा के आया भाई लेकिन पीछे नहीं हटा। तो इट्स अ वेरी, ये हमारे यहाँ बड़ा जरूरी लोग महसूस करते हैं इसको, क्योंकि हमने बचपन से किसी को इज्जत दी नहीं ना। पेरेंट्स ने कभी इज्जत नहीं दी, कभी टीचर्स ने इज्जत नहीं दी, कभी दोस्तों ने इज्जत, दोस्तों की हरकतें बंदा याद कर ले, पेरेंट्स
और टीचरों की भूल जाती हैं आपको कि मतलब वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते रहे हैं। तो जब इज्जत ही कभी नहीं मिली तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप हर मौके पे आलू वाले को, साइकिल वाले को, किसी मतलब बाइक वाले को, तो आप कहीं ना कहीं बस कुछ सुना जाते हैं, कोई ना कोई लड़ाई करके ना फिर अपने माहौल को सेट कर लेते हैं कि ओके मेरी भी वैल्यू है इस सोसाइटी में कोई। या क्योंकि टेक्निकली आई डोंट थिंक कि लड़ने का कोई इतना रीजन होता है। यू कैन टॉक अबाउट एन इशू, बड़े आराम से आप बात कर सकते हैं क्योंकि वो इशू ही है ना। लेकिन अगर आप उसे अपनी ईगो से अटैच कर देंगे तो फिर आप मतलब चिल्लाएंगे और चीखेंगे, वरना टेक्निकली कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको बदतमीज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाइक इट डजंट मेक सेंस टू मी जब लोग बदतमीज होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों, लाइक क्या। नहीं वो होते नहीं है, वो पैदा ही ऐसे होते हैं असल में। नहीं पैदा तो खैर ऐसे कुछ हुए होंगे, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है वो जो गुस्सा है ना बड़े अरसे का जमा हुआ होता है। हाँ, और अब जैसे मैं हूं ना, मुझे किसी बात का कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि अपनी औकात का बंदे को पता होता है भाई क्या ईगो क्या चीज, तो इसलिए मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है। मुझे जो कोई आता है ना कि यार आपने कैसे, मैं कहता हूँ सॉरी आपकी सॉरी गलती भाई, हो या ना हो। सॉरी सुन के ना बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये तो लड़ाई होनी थी बट वो खत्म हो जाती है नहीं, वहीं लेकिन की मेरा वहीं। ख्याल है भाई ये जो आपको सॉरी करने की आदत पड़ी है ये आपको शादी के बाद पड़ी है। हाँ ये भी ये हो वो सकता है, नहीं, ये भी नहीं, ये ये मैंने पक्का। नोट नहीं किया, लोगों ने बहुत समझाया मुझे कि ऐसा ही हुआ है लेकिन मैं मानता नहीं हूँ फहीम भाई, आपको आपके बचपन में जब आप ये शरारतें शुरूरतें करते थे तो आपको मैक्सिमम जो बुरी तरीन सजा है वो क्या मिली है? मेरा ख्याल है टीचर्स के सामने अब्बू ने पीटा था, वो एक फीलिंग याद रह गई। ये तो बड़ी दूसरा ईगो हर्ट की एक उन्होंने। बड़ी, मैं कहता हूँ, और अकेले में कभी नहीं मारा उन्होंने, मतलब अकेले में कभी नहीं मारा। ये कोई बात है करने वाली? लेकिन ये गलत बात है ना, मतलब बंदा अकेले में बहुत मार लेता है टीचर्स के सामने आप सिर्फ डांट देते हैं हाँ, लेकिन नहीं, अकेले में कभी नहीं मारा। दूसरा एक टीचर होते थे, वो मैं अब यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, वो एक टीचर होते थे, वो यहाँ पे ना यूं करके नाखून हाँ, हाँ, दबा हाँ, देते थे ये। दबाते थे। तो ये बड़ा जबरदस्त हुआ मेरे साथ। और फिर एक दफा हमारे एक टीचर होते थे सलीम भट्टी साहब, उन्होंने एक दफा मुझे थप्पड़ मारा। तो वो मैं अपनी चेयर पे था, मतलब चेयर के साथ खड़ा था, और मेरी चेयर के पीछे एक टेबल थी और टेबल के पीछे एक और चेयर थी जिसके जो जहाँ एक और स्टूडेंट बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा एंड आई फ्लू, और मैं उस पिछली वाली चेयर पे जाके गिरा था। तो दैट वाज आल्सो समथिंग दैट आई रिमेंबर वेरी विविडली। बड़ा आपका इबरतनाक वैसे बचपन है, अल्लाह बचाए। शहजाद नहीं, हमारे आपको जमाने में ये कॉमन होता था। नहीं, वो भी देखना, मैं भी आपको बताता हूँ, अभी आप फर्क देखना आपके स्कूल का और वो पढ़े लिखे अच्छे स्कूल का फर्क देखना। शहजाद आपको किस किस्म की सजाएं मिलती थी, आप ये बताएं सर। बस के कॉर्नर में खड़ी हो जाओ यार। बस देखा देखा भाई, और एक दफा हुआ है बस पूरे करियर में आपको एक दफा उन्होंने कॉर्नर पे। ये भी वैसे सही है। अच्छा फहीम भाई, मेरा ख्याल है उनका कुछ सिग्नल्स का इशू हो गया। फहीम भाई आप हमारे साथ हैं? काफी स्टिल हो गए हैं। तो शहजाद हम थोड़ी देर में फहीम भाई वापस आते हैं, उतनी देर हम बात करते हैं कंटेंट के ऊपर कि लोगों को लगता है कि सार्कास्टिक कंटेंट एक उसके अंदर एक मैसेज हो तो वो जल्दी लोगों को समझ आ जाता है, लोगों को एजुकेट करने के लिए सार्काज्म यूज किया जा सकता है। सो इन पाकिस्तान डायनामिक, डू यू थिंक इट्स ट्रू यू कैन डू इट? द थिंग इज, मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि also my experience is just limited to Lahore and Islamabad, तो I can't say for the whole of Pakistan, but मुझे ये definitely feel हुआ था कि कभी-कभी लोगों को sarcasm और satire समझ नहीं आता because it's so extreme, because it's saying the opposite of what you think, exact opposite. तो लोग शॉक में चले जाते हैं कि ये आप कैसे कह सकती हैं, तो ऑफेंड हो जाते हैं। बट आई थिंक कि इट्स जस्ट अबाउट एक्सपोजर। आई थिंक जितने ज्यादा लोग एक्सपोज होंगे सार्काज्म और सैटायर के, उतना दे लर्न, बिकॉज इट्स एन आर्ट फॉर्म और वेस्टर्न सोसाइटीज एक्सपोज हो के उन्होंने अपना एक टेस्ट डेवलप किया है ना,
तो अब Temperament developing. इधर भी लोग नेचुरली अडेप्ट कर रहे हैं. लाइक नाउ पीपल आर वे मोर एक्सेप्टिंग ऑफ कॉमेडी एंड कॉमेडियंस एज अपोज टू, मतलब जब मैंने शुरू किया था 3 साल पहले, तब फिर भी रिलेटिवली कम वो था एक्सेप्टेंस, यू नो. तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो आपकी इंटेंशंस कुछ और थी, लोगों ने कुछ और समझा, कोई बैकलैश आया? हर वक्त, मतलब ये तो एक ऑनगोइंग चीज है. मैं तो रोजाना का वो जो हेट कमेंट्स होते हैं ना, उनके स्क्रीनशॉट्स भेज के कहते ओ माय गॉड आर यू ओके. मैं कहती थी क्या ये क्या लिखा. The thing is, आप अगर पढ़ोगे और सैड होगे तो मतलब फिर ना करो. लाइक कोई सैड होने वाली बात नहीं है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यू कैन लर्न फ्रॉम इट, लेकिन अगर रोने बैठ जाना है तो फिर मतलब डोंट बी इन दिस इंडस्ट्री. या वो हमारे सेटायर को जो ना समझने वाला एलिमेंट है ना, वो आप टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, टीवी स्क्रीन पे और फिल्म की स्क्रीन पे आप देखेंगे कि जिस तरह का ह्यूमर आपको नजर आ रहा है वो इतना ब्लेटेंट है और इतना क्लियर है कि अच्छा गिरना है, टूटना है, मुंह टेढ़ा करना है, तो इट्स फनी, इट हैज टू बी ट्विस्टेड एंड डिफरेंट ना. तो वो अब जब हम कोशिश करते हैं इंटेलिजेंट ह्यूमर करने की, चलो मेरे से तो होता नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट हूं नहीं, लेकिन जो हमारे बाकी दोस्त हैं वो जब इंटेलिजेंट ह्यूमर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें होता ही है कि दे हैव टू प्रिटेंड. अब वो ज़रा सैटायर और सरकाज़म में ये चीजें इसी तरीके से चलती हैं कि यू ट्राई टू मेक अ वेरी सीरियस फेस एंड ट्राई टू डू अ वेरी स्ट्रेट डेडपैन सा ह्यूमर, and the audience has to be intelligent enough to understand कि अच्छा अब ये कुछ ह्यूमर हो रहा है. इसकी मुझे एग्जांपल याद आती है, नदीम फारूक पराचा ने मलाला यूसुफजई के यहूदी एजेंट होने के बारे में एक सैटिरिकल पीस लिखा था, और वो एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल था जिसमें सबूत दिए गए थे कि कैसे ये साबित होता है कि शी इज शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन एंड शी इज ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट. और उसके नीचे आप उसके कमेंट्स में जाएं तो आपको वो सारे लोग मिलेंगे, द मलाला हेटर्स, एंड दे विल बी लाइक सी देखा हम ना कहते थे कि यस. एंड दैट वाज मोर अमेजिंग मोर देन द आर्टिकल. फहीम भाई, उसमें मेरा ख्याल है उनकी अपनी भी गलती है कि उन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया. नहीं, बट अंग्रेजी समझने वाले समझते तो हैं लोग, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती. तो प्रॉब्लम है इसके टेस्ट ही डिफरेंट है. मतलब बिल्कुल हमारा बिल्कुल से कहते हैं ना, हम जो पोलराइजेशन जिसे कहते हैं ना, सोसाइटी के ओपिनियंस की पोलराइजेशन होती है, उसी तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसमें भी पोलराइजेशन आई हुई है कि एक बिल्कुल इस तरह की एक्सट्रीम की कॉमेडी को पसंद करते हैं, और जब हम इस महफिल की कॉमेडी बना के इस महफिल में जाके परफॉर्म करते हैं तो लोग बैठ के पहले परेशान होते हैं, फिर गुस्से होते हैं, और फिर आके ये कहते हैं कि अच्छा ये आपने जो हमसे 5,000 रुपए ले लिए हैं 1 घंटा परफॉर्म करने के, ये क्या ह्यूमर था, ये तो फनी था ही नहीं. ये क्या हरकत की आपने. लेकिन फहीम भाई, मैंने आपका जितने भी कंटेंट देखा है, आई थिंक यार मुझे पहले मैं नहीं होता था, पहले मैं लतीफे लेके आता. नहीं, आपका एजेंडा क्या है? आप कहाँ के एजेंट हैं? आपका ताल्लुक कहाँ से है? सच बताएं आज लोगों को. यार देखें, मैं केमिकल एजेंट हूँ और मेरा पहले इरादा ये था, पहले मैं जब कॉमेडी शुरू की थी तो मुझे था कि अच्छा मैं लतीफे सुनाऊंगा, लोग हंसेंगे, जैसे स्टैंड अप होता है बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है. फिर मुझे मुलाकात मेरी हुई संजय राजौड़ा से, और मैंने देखा उसको जॉर्ज कार्लिन को, तो मुझे हुआ कि यार ये तो इन्होंने जो मर्जी कहना है ये कहे चले जा रहे हैं और लोग आगे बैठ के हंस रहे हैं, चाहे एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. संजय ने भी समझाया कि देखें हम तो अपनी बात कर रहे हैं, इफ पीपल आर लाफिंग देन द जोक इज ऑन देम. तो आई एम लाइक आई मीन मुझे कहने को तो मुझे बहुत कुछ कहना था, तो मैं क्यों इंतजार कर रहा हूँ कि जब फिल्में बनेंगी या जब मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा या फिर मैं कोई किताबें लिखूंगा तो मैं ये बातें करूंगा. मुझे करनी है तो आई कैन यूज कॉमेडी एज अ मीडियम एंड आई कैन जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट.
अब वो लोगों पे डिपेंड करता है, या तो उन्हें मेरी बात समझ आती है नहीं आती, या उन पे डिपेंड करता है कि उनको मेरी कॉमेडी फनी लगती है कि नहीं लगती. आई विल ट्राई टू ब्रिंग बोथ ऑफ दीज टुगेदर, और कोशिश जारी रखेंगे. तो बस इसलिए आपको लगता है कि मैं ओपिनियनेटेड हूँ थोड़ा सा. नहीं, आई थिंक आप ओपिनियनेटेड भी हैं और लोग उसको समझ भी हैं, और एक दिन आप जरूर बड़े आदमी भी बनेंगे. लेकिन बस मुझे लगता है कि जिस दिन अगर आप बड़े आदमी बन गए तो आप कोई अच्छी जैकेट लेंगे अपने शोज में जाने के लिए? नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से एक जैकेट पकड़ी है. मैंने अपना सब गुर्बत इसके अंदर छुपा के रखी हुई है. ये भी मुझे वापस करनी है जहाँ से ली है मैंने. अच्छा शहजाद, ये आपके अलग क्या से plan? लगवाया हुआ है मैंने. ये जैकेट यहाँ ये खत्म हो जाहिर बात जाती है. थी, मैंने अलग मंगाया था. फिर मैंने कहा ये भी ये लगा दो ऊपर, अच्छा लगता है. ये एक्सपेंसिव लगता है ना इस तरह से. एक्सपेंसिव. गुड. सो शहजाद, आपके क्या प्लान्स हैं अभी बाजी बम्बास्टिक के बाद? अब व्हाट्स नेक्स्ट? हम टीवी के ड्रामों में आपने आना है? जी कोई प्लान्स हैं? जी, बहुत. अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी तो नहीं, आपको ड्रामे करने हैं या फिल्मों में जाना है? कुछ डिसाइड किया है कि क्या डायरेक्शन? आई वांट टू ट्राई बोथ, क्योंकि एज एन एक्टर आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ. आई वांट टू सी के व्हाट्स आउट देयर, क्योंकि करके ही आपको पता चलता है कि किस एनवायरनमेंट में आप ज्यादा थ्राइव करते हो, किस एनवायरनमेंट आपकी ना उससे 10 गुना ज्यादा होप्स हैं 2021 2021 को हम ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप नहीं ट्रीट करते, अपना सारी उम्मीदें उस पर लगाई होती हैं. असल में बिल्कुल यही लग रहा है. और थोड़ा सा मतलब मामला काफी अजीब है. अच्छा, आपका मुझे ये तो 2023 तक अपने लिए कोई होप नहीं नजर आ रही. लेकिन चलें, ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं इस उम्मीद के साथ 2021 पे भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करता हूँ कि ब्रो जाने देख, बाकी अब तू सबको ही है. उम्मीद दिला रहा है, थोड़ा मेरे साथ भी सीन यस करा. फहीम भाई, आपके क्या प्लान्स है 2021 में? हम कहाँ देख रहे हैं फहीम आजम को? पता नहीं मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. मैंने जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे खाने खोल लिए हैं. और जैसे होता नहीं है कि दरवाजे मैंने बहुत सारे खोलने शुरू कर दिए हैं. और उसमें पता लगेगा इवेंचुअली, एक जैसे कहते हैं ना, पॉइंट वो वाला आएगा कि हाँ, पॉइंट वो आएगा कि मुझे समझ में आएगा कि अच्छा, अब ये मेरा फैसला है कि मैंने दरवाजे से गुजरना है, या कोई बड़ा सा हाथ किसी दरवाजे से आएगा और वो खुद पकड़ के मुझे खींच के अपनी तरफ ले जाएगा. तो आई विल कॉल इट फेट. वरना अगर मेरी चॉइस पे आया तो फिर आई विल सी व्हाट ऑल ऑप्शंस दैट देयर आर, एंड देन आई विल गो इन बाय चॉइस. बट देखी जाएगी. अभी इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं. जाहिर है फिल्में बनानी थी, सिनेमा बंद हो रहे हैं. अच्छे ड्रामे बनाने थे. अच्छे ड्रामे पाकिस्तान में आपको पता ही है कितने बन रहे हैं, तो इसलिए, और उनकी डिमांड कितनी है तो और अच्छा काम एक्टिंग में भी करना था. बट वो भी एक दुनिया है जिसको अभी अगर हम डिस्कस करने लग गए तो वो एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना, पेंडोरास बॉक्स है जिसे कहते हैं. तो वो खुलेगा तो फिर उसमें बड़ी सारी बातें निकलेंगी. आई जस्ट वांट टू डू ग्रेट वर्क, दैट्स इट. बहुत थोड़ा लेकिन बहुत अच्छा काम किया जाए, तो आई वुड लाइक टू एसोसिएट माई सेल्फ विद एनी सच वर्क. दैट्स इट. यही प्लान. आपको फहीम साहब, आपको क्या लगता है कि जो, सॉरी मैं क्वेश्चन एक बहुत करें, मैं तो थक गया हूँ. मैं टाई पहना हूँ, एक सेकंड, मुझे साहब कह दिया मैं टाई पहन के आता हूँ. सब कह रहे हैं तो मैं भी कह रही हूँ ना, मैं आई एम शोइंग रिस्पेक्ट. सब कह रहे हैं. नहीं, करें रिस्पेक्ट. तो मैंने ऑडियो चली गई है. मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है. ऑडियो चली गई है. आई कांट हियर एनीवन. मुझे तो आ रही है. यस वैसे आई गेस इट्स फाइन. अब आ रही है? हाँ, नहीं, यस अब आ रही है. यस, चलो ठीक है. शहजाद, तो मैंने पूछना था कि जो ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह Z5, आपको लगता है कि दे कुड चेंज द लैंडस्केप फॉर पाकिस्तानी मतलब कंटेंट एंड वेब सीरीज में, अगर हम थोड़ा कन्वर्ट हो जाए? आई नो कि चुड़ैल्स के साथ भी जो हुआ है वो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ कि वो थोड़ी देर बैन भी हो गया था, बट डोंट यू थिंक कि देयर इज होप?
आई थिंक देयर इज ग्रेट होप. मतलब जब तक हमारा, जब मैं चुड़ैल्स को बहुत ज्यादा इस बात का क्रेडिट जरूर दूंगा कि चुड़ैल्स के एक एक सतह तक कामयाब होने की वजह से हुआ ये है कि फाइनली हमें ये पता चला है कि अच्छा कौन सी कि किस क्वालिटी की चीज बनानी होती है, और बाहर की दुनिया को ये पता चला है कि अच्छा अगर कुछ बनवाना होगा तो पाकिस्तान में भी 3.5 लोग ऐसे हैं जिनसे कुछ बनवाया जा सकता है. बिकॉज एक तजर्बा पहले भी हुआ था, वो बड़े बुरी तरीके से फेल हो गया था, जिसकी वजह से सबने हाथ खींच लिए थे. अब नेटफ्लिक्स को हमारे पास आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं जी आप हमें बताएं आपने आज तक क्या बनाया है, ताकि हम की बेसिस पे आपसे कहें कि इसी तरह का कुछ बना दें. हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं बना हुआ जो हम दिखा सकेंगे, ये देखें हम भी बना सकते हैं. So finally, हमारे पास Chudels has done something कि जिससे हम मुंह बना सकते हैं और बातें बना सकते हैं. तो इसलिए हमने अब चौड़ी चौड़ी बातें करने के बजाय अगर फोकस कर लें, एंड प्लस दीज जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दे विल स्टार्ट, जब उन्हें ये पता लग जाएगा ना कि अच्छा एक दो लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तो दे विल स्टार्ट हंटिंग इट डाउन कि अच्छा कौन है. और फिर भला हो इंडिया का और इंडिया के पैसे का, जिसने हमारी इंडस्ट्री को बचाने की ठान ली थी, वरना अपनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इसको बर्बाद करने और इसको पीछे धकेलने में. तो उनके पैसे ने थोड़ा सा हमें ये रूम दिया है कि अच्छा हम कुछ मजीद कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव क्रिएटेड लाइक 3-4 वेब सीरीज, which is a great sign. I think it's a great step forward, of course. ओके, सो फहीम भाई मुझे आप ये मैं क्वेश्चन शहजाद से पूछूंगा, थोड़ा सा सीरियस बताना है कि आप जोक्स बहुत हो गए हैं, 45 मिनट्स हो गए, हमें टाइम जाया करते हुए. अब कोई प्रोडक्टिव बात होनी चाहिए. मुझे आप ये बताएं कि इंडिपेंडेंट, मतलब मैंने आपको कहा सीरियस तो सीरियस होने के लिए इसको उतारना पड़ेगा ना, वरना सबकी नजर इस पे होगी, द एक्सपेंसिव बिट. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देखें, आपको अभी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, इंडिपेंडेंट अभी आर्टिस्ट हैं, थ्राइविंग लोग हैं जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें मैं जैसे हो गया, तो आप देखो तुमने सीरियस का कहा था यार, देखो डील ये नहीं हुई थी. मैंने टैलेंटेड नहीं कहा ना. अच्छा हाँ फिर ठीक. हाँ, तो वो क्या पाथ हो, क्या करें, किस तरह से कंटेंट कैसे बन सकता है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स बन सकते हैं, तो वो क्या करें, कुछ आपकी एडवाइस है? ये शहजाद से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद. अच्छा पहले मेरे से पूछा जा रहा है, ठीक है. देखिए यंग फिल्म मेकर्स, आई थिंक मैं थोड़ा सा बहुत ही फिलोसॉफिकल हो जाता हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे दिल के बड़े करीब का सब्जेक्ट है. तो होता ये है कि हमने एक बहुत बड़ी चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा जो कि आपको छोटी लगेगी, क्योंकि मेरी औकात इतनी है, मैं जितनी बड़ी चीज उठा के लाता हूँ लोग कहते हैं अच्छा भाई इतनी सी बात थी. तो पॉइंट ये है कि मेरी नजर में वो बहुत बड़ा पहलू है कि आपका उर्दू से ताल्लुक सिफर है. तो हमारी जितनी पिछली बहुत सारी, मैं कोई उर्दू का बहुत दिलदादा नहीं हूँ, बहुत कोई बड़ा फैन नहीं हूँ ना. मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा हमारे कल्चर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम दूर होते जा रहे हैं, नहीं, मैं बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम कंटेंट देखते इंग्लिश में एक्सक्यूज मी, पसंद इंग्लिश का कंटेंट कर रहे होते हैं, बहुत हो गया तो कहीं फ्रेंच निकल जाते हैं, कहीं थोड़ा सा ईरानी कंटेंट देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं. ये सारा कुछ देखते हुए ना हमें होता है, हमें अंदर से तबीयत में ऐसा आता है कि ओए होए हमने जब बनाना है ना तो ऐसा कुछ बना देना है कि मजे आ जाने. और जब लिखने बैठते हैं या लिखवाने बैठते हैं तो उस टाइम पे उर्दू अपना जैसे कहता है ना, आराम से मोजे शोजे टाइट करके और तसमेस में बांध के उर्दू निकल जाता है दरवाजे से बाहर. तो उस टाइम पे एक बहुत ही एवरेज लेवल की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ी उर्दू में लिखें, लेकिन उर्दू से चूंकि ताल्लुक ही खत्म हो गया है, ना हम पढ़ रहे हैं, ना हमें वो जुबान की लज्जत का पता है, ना हमें, जब ये सब पता नहीं है तो हम जो लिखते हैं वो बहुत ऑर्डिनरी होता है, वो बहुत इंग्लिश स्टाइल का होता है. क्योंकि उर्दू में जब आप इंग्लिश स्टाइल में लिखेंगे तो वो बहुत ऑर्डिनरी लगेगा. और आपको चूंकि आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, तो इसलिए आपको वो स्क्रिप्ट इतनी कमाल लग रही होती है, आप कहते हैं ओए होए 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 इसने मार्केट में जाना है और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ इसने फट्टे चाक देने. और होता क्या है कि वो सामने जब आती है तो 2 जुमलों में पता लग जाता है कि अच्छा 1 रुपए की औकात नहीं है स्क्रिप्ट की. सो द न्यू फिल्म मेकर्स, आई थिंक
उनको जो फिल्म मेकिंग का मेरा ख्याल प्रोसेस है फिल्म जिसमें आप टाइम लेना अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा नहीं होता, यू कैन स्पेंड मोर टाइम on this process without spending a lot more money, which is the script development का process. अगर इस पे अपना ड्यू प्रोसेस ड्यू टाइम लगा लिया जाए तो यार अगले साल बना लेना, इस साल बनाने की कोई जल्दी नहीं है, अगले साल बना लेना, लेकिन वो प्रोसेस पूरा गुजार लें और स्क्रिप्ट पे वो खर्चा कर लें जो आपको लगता है कि नहीं स्क्रिप्ट। इनका पता है क्या मसला होता है, कैमरा मंगवा लेंगे तो कैमरे पे 1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा एक दिन के रेंट का, डीपी बड़े से बड़ा आ जाएगा, डायरेक्शन में और वीएफएक्स में पता नहीं स्टूडेंट लेवल पे भी इतना काम करेंगे, कहेंगे है, बट दे थिंक कि वो जो 15,500 रुपए इनके स्क्रिप्ट, ये सोच सिर्फ हमारे स्टूडेंट लेवल के यंग फिल्म मेकर्स की नहीं है, ये यहाँ के बड़े से बड़े फिल्म मेकर और प्रोडक्शन हाउस की बिल्कुल यही सोच है। और जब तक, और ये सोच ट्रिकल डाउन करती है क्योंकि उनको पढ़ाने सिखाने बताने वालों ने कभी इस चीज पे जोर ही नहीं दिया। वो दिखाते हैं जी टैरेंटिनो का फ्रेम, वो दिखाते हैं नोलन का फ्रेम, ये लोग ना फ्रेमों में ही फंसे रह जाते हैं। और उसके बाद एक ऑर्डिनरी सी चीज होती है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट, कहते हैं चलो स्क्रिप्ट को तो जल्दी से खत्म करें ना, निकालें, क्योंकि मुझे वो फ्रेम बनाना है जो मैं 1.5 साल से सोच रहा हूँ। तो इसलिए फिर वो कभी भी ऐसी फिल्म हम नहीं बना पाएंगे जिसमें 2 लोग वॉक कर रहे हैं 2.5 घंटे तक और फिल्म खत्म हो गई और आपको पता भी नहीं चला। Exactly. Shehzad, what's your take on it? No, I totally agree with this also, क्योंकि I have a lot of friends जो फिल्में बनाना चाहते हैं और उनकी स्क्रिप्ट्स में, नॉट सेइंग कि मैं उनसे 10 गुना बेहतर स्क्रिप्ट लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने में भी लगता है कि मेरी उर्दू इतनी वीक क्यों है, और मुझे गुस्सा चढ़ता है क्योंकि आई फील लाइक मैं देखती इंग्लिश में हूँ, मैं सोचती पता नहीं उर्दू इंग्लिश हाइब्रिड में हूँ, और निकलता भी कोई अजीब सा एक हाइब्रिड है, और आपको नहीं लगता कि आप ट्रूली अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक दिस ऑल्सो हैज अ लॉट टू डू विद द फैक्ट कि हम एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं और ये बस एक चीज है जो हमारे माइंडसेट और हमारे ब्लड में बस जमी हुई है। तो मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल हमें फाइन होता था उर्दू में बोलने के लिए, हमें 100 रुपीज देने होते थे और वो 100 रुपीज का लंच भी खाना होता था, तो फिर हम इंग्लिश में बोलते थे क्योंकि हमें 100 रुपीज चाहिए थे। तो I am not completely to blame, it's also the education system, और यही बात आ जाती है कि यहाँ पे बस it's all about English, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अपने आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे, लेकिन वो किस तरह करेंगे अगर उन्हें अपनी लैंग्वेज से ही वो एक कनेक्शन नहीं है। हम मदर टंग कहते हैं, लेकिन ये मदर पता नहीं शायद एक घर में उसके बच्चे नहीं पले उसके साथ, लाइक किधर है ये मदर, मुझे नहीं समझ आता। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने अभी की है, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से अपने फ्रेंड्स को उनकी स्क्रिप्ट पढ़ के कह रही हूँ कि स्क्रिप्ट तो अच्छी है, लेकिन दिस स्क्रिप्ट कुड बी एनीवेयर, इट कुड बी इन न्यूयॉर्क, इट कुड बी एनीवेयर, ये मुझे पाकिस्तान का नहीं लग रहा, दिस इज नॉट व्हाट आई नो, इट्स जस्ट कि एक्टर्स पाकिस्तानी लगेंगे, जगह लिबर्टी चौक होगी, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, रिलेटेबल नहीं होगा वो यहाँ की ऑडियंस। एग्जैक्ट। अच्छा, ये वैसे फर्क होता है, ये हमारे गरीब स्कूलों और अमीर स्कूलों का फर्क है। मैं वही इसी बात पे आने लगा था, मुझे पता था आप ये करेंगे। मुझे पता था, मैंने कहा इससे पहले कि आप मेरी क्लास लेने के लिए इस बात पे तशरीफ लेकर आए, मैं खुद इसको छेड़ दूं। क्योंकि हमारे स्कूल में ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोलता हुआ पाया गया तो उससे उस्ताद इनसिक्योर हो जाते थे और उसको नंबर कम मिल, उसे कहते थे कि अब तू पढ़ाया कर क्लास में, मैं रहने देता हूँ। नहीं तू आ जा, नहीं तू। नहीं, ये डिफरेंस तो है, ये डिफरेंस बहुत जबरदस्त है जो इन्होंने बताया, खासतौर पे वो जो 100 रुपए इन्हें डेली के मिलते थे ना, वो तो भाई पार्टी नहीं थी। भाई आपको कितने पैसे मिलते थे वैसे स्कूल जाते हुए? मेरी 100 रुपए की फीस होती थी दोस्त, और 2 रुपए डेली मिलता था। 2 रुपए? और ये रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं है, मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था मुझे 10 रुपया मिलता था। और उसके अंदर से इन्होंने किराया भी लगाना होता था
बोतल भी पीनी होती थी। और उसमें खाना ही मेरी नहीं। 4 रुपए की चॉकलेट आती थी। अगर किसी को पिक्सीज याद है ना, 2 रुपए की एक चॉकलेट हुआ करती थी, हाँ, पिक्सीज की होती थी इतनी सी ना। तो मैं 3 हाँ। रुपए सुजुकी, 2 रुपए पिक्सीज, और फिर यूनिवर्सिटी की बस, फिर वापसी पे 2 रुपए पिक्सीज, 3 रुपए की सुजुकी, पैदल घर वॉक, एंड जिंदगी सेट। देख रही हैं आप शहजाद, आप देख रही हैं कितने इन्होंने, और बाद में पैसे बचा भी मैं लेते थे देख उस। रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जमीन खुले और बस अंदर मैं गिर जाऊं और वापस ना आऊं। पैसे नहीं उसमें 10 क्यों, रुपए में। मेरे 10 रुपए ने शर्मिंदा कर दिया किसी और को यार, मतलब ये क्या बात हुई? नहीं, क्योंकि द थिंग इज कि आपको इतनी पावर है। उसकी बात नहीं, आई थिंक कि आप प्रिविलेज भी हो और फिर भी आपको मतलब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के मसले हो रहे हैं, तो आपको मतलब थोड़ी शर्म ही आती है ना फिर। अस्तगफिरुल्लाह, आपने बहुत, आप I सीरियस think हो this is गई one हैं। of my very favorite subjects actually. Privilege, पता नहीं आवाज कट गई। रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव। किसी का प्रिविलेज किसी और का प्रिविलेज नहीं है, किसी और का प्रिविलेज किसी और का, इट्स ऑल कंपैरेटिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। लेकिन हम मतलब आपको क्या लगता है इस चीज की क्या रेमेडी है कि हम जो यंग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स वगैरह हैं, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मदर टंग के साथ और अपने आप को किस तरह बेहतर क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये जिस तरह भी इन्होंने एक्सप्रेस किया है ना, चुप रह के, बिल्कुल ऐसे ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। फहीम भाई, आपका इंटरनेट फिर फेरा फैला खराब हो गया। तो शहजाद मुझे बताएं, आप इतनी सीरियस क्यों गई हैं इस बात पे? देखें, ये ऐसा नहीं है, वो शक्ल से, हम शक्ल से गरीब लग रहे हैं, असल में है नहीं। ये सिर्फ एक दिखावा है ऊपर ऊपर से। अच्छा, मैं शक्ल से नहीं लगता लेकिन मैं हूँ। अच्छा, अब आप मेरे पे ना आए, उनकी बात का जवाब दें कि वो कह रही है कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी रूट्स के साथ। ये सवाल पूछा, असल में आवाज गायब हो गई थी तो मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया, तो अगर मेरे से सवाल पूछा गया तो रिपीट करना पड़ेगा। मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस चीज की क्या रेमेडी है कि जो यंग फिल्म मेकर्स हैं और जो यंग एक्टर्स हैं वो किस तरह अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? मतलब फर्स्टली मुझे पता भी नहीं है कि हमारे रूट्स क्या हैं प्रॉपरली, क्योंकि हम अपनी, आई डोंट थिंक हम अपनी हिस्ट्री भी खुद ही प्रॉपरली जानना चाहते हैं, क्योंकि वी जस्ट थिंक कि पार्टीशन वाज जस्ट दिस बिग बैड थिंग और बस उसे भूल जाओ, और हम बस वो नहीं है। हमें बस पता है कि हम क्या नहीं हैं, हमें ये नहीं पता कि हम क्या हैं। That's how I see it. या आई थिंक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और मैं जब भी तारीख का या हिस्ट्री का जिक्र करता हूँ ना, फैमिली में या दोस्तों में या कभी भी, एंड आई गिव इट वेरी, जैसे कहते हैं, जैसे अभी आपने पोस्ट कॉलोनियल का जिक्र किया, अब ये वर्ड बड़ा, जैसे कहते हैं ना, आई नो व्हेन यू यूज दिस वर्ड, तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज। इसमें आपने जिंदगी की बहुत सारी रियलाइजेशंस की हैं, इसमें आपने बहुत सारी चीजें अनलर्न की हैं, टू फिगर आउट कि जब मैं किसी सेशन पे बैठूंगी तो आई हैव टू से पोस्ट कॉलोनियल, बिकॉज इट हैज impacted us so deeply। उसने हमारी जिंदगियों को डिफाइन किया है, रीडिफाइन किया है, उसने हमारी डायरेक्शन को सेट किया है, और हमें अगले 10 साल उस एक टर्म की वजह से कोई उम्मीद नजर भी नहीं आती कि कोई बदलने का कोई माहौल भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन टर्म। तो अब ये आपने क्या किया, you've taken that responsibility upon yourself and you try to understand what has happened to us in the past, जिसकी वजह से आज हम इस असर से गुजर रहे हैं। So similar journey here, and I experienced कि अच्छा ये सब कुछ है, और हम अपने एक पुराने बैगेज को जो लेके चल रहे हैं उसकी वजह से हमें कुछ नया सोचने की वो नहीं हो रही, नया सोचने की तबीयत महसूस नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास इंडिया के काम का एक्सपोजर जो है वो सिर्फ बॉलीवुड के जरिए से है, और इस वजह से क्योंकि हम वो जुबान समझते हैं। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि बॉलीवुड के काम की क्वालिटी जो है वो हमसे बेहतर सही, लेकिन अपने लेवल से बहुत ड्रॉप हुई है फ्रॉम 60s एंड 70s। बेसिकली 50s 60s का जो बॉलीवुड था वो 70s 80s में आके उसने डिक्लाइन शुरू किया, और वो अब तो बिल्कुल ही बहुत ही बिलो एवरेज पे चला गया। लेकिन इंडिया में ही मैं पिछले 7-8 सालों से मलयाली सिनेमा देख रहा हूँ। जैसे लोग अपने किसी पर्टिकुलर उसमें होता है ना कि जी मैं एक्चुअली बस फ्रेंच सिनेमा में गया हूँ और मैं वहां से निकल ही नहीं पाया हूँ वगैरह वगैरह,
I have experienced that with Malayali cinema, and I see कि वो लोग अपने जैसे बॉलीवुड ऑल्सो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोस्ट कोलोनियल जो उनका एक एटीट्यूड कह लें, या जो एक रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इफेक्ट, उसकी झलक नजर आती है उसमें. लेकिन मलयाली सिनेमा में वो बिल्कुल नजर नहीं आती. दे हैव फिगर्ड आउट हु दे आर. वो केरला के हैं, वो वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ वैल्यूज क्या हैं, वहाँ पे उनका सेट ऑफ उनका प्रोग्राम क्या है आगे अपने बच्चों के लिए, जो भी है. ऑल ऑफ देयर थिंग्स आर वेरी वेरी लोकल. तो मेरा ख्याल है द क्वेश्चन दैट यू आस्क इज कि हम कैसे इसकी रेमेडी कर सकते हैं. आई थिंक द ओनली रेमेडी इज टू ट्राई एंड फिगर आउट वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग. आई थिंक पिछले 70 साल 75 सालों से हमने इंडिया को भी बता दिया कि वो क्या गलत कर रहे हैं, हमने यहूदियों को भी बता दिया वो क्या गलत कर रहे हैं, हमने अमेरिका को भी बता दिया, हमने सऊदीया को भी बता दिया, हमने ईरान को भी बता दिया, हमने सबको बता दिया सिवाय अपने आप को बताने कि बेटा कोई भंड तो आपने भी मारा है ना. So as soon as we start reflecting on our own selves and we start accepting the blunders that we have committed, उस टाइम से हमें थोड़ा अंदाजा नजर हो जाएगा कि अच्छा ये जो हम एक बबल में रह रहे हैं जिसमें जब तक आप हिंदू को गाली देते रहेंगे तब तक यू आर एक्सेप्टेड, एंड जैसे ही आप कहीं ओपननेस की बात करेंगे तो आप एक एजेंट डिक्लेयर हो जाएंगे. तो इस माहौल को क्रिएट करने में जाहिर है हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है, और जब तक ये माहौल रहेगा हम यही कंटेंट बनाते रहेंगे. हम इसी का रिफर्बिश्ड रिक्रिएटेड वर्जन्स चलाते रहेंगे. अभी तक हमारे कॉलेजेस में वही ड्रामे हो रहे हैं. मतलब आप जाएं, आज भी हमारे कॉलेज में ड्रामा होता है जी, कश्मीर का ड्रामा होता है, और उसमें जो है इंडिया के फौजी जो हैं वो राम राम करते हुए गोलियां चला रहे होते हैं. एक पंडित आता है गंजा सा, और वो राम राम करता हुआ जो है ना वो अजीब अजीब हरकतें करता हुआ रेप की कोशिश करता है. एंड यहाँ पे जो है ना एक अजीब, सो दैट ड्रामा दैट वी हैव सीन फॉर 75 years, कोई तो नहीं सोचोगी यार, कोई तो नई बात होगी. कैन वी जस्ट एंड दिस एंड थिंक अबाउट समथिंग? आई एम सॉरी आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम. No, thank you so much. Swayam bhai, this was very helpful. अब हमारे पास टाइम बस थोड़ा सा कम रह गया है, और मैंने आप दोनों के लिए एक क्विज भी बनाया हुआ था. वो अगर आप, क्योंकि आप भंड मारने की बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक भंड मैं भी मारूं. तो इस छोटा सा क्विज है, इसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे. ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना कि आपको जब नजर आए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी कुछ एट स्टेक है, तो जरा ध्यान से खेलना है आप दोनों ने. ये किस तरह होगा? क्या है ये? पढ़े इतनी मेहनत. क्विज करोड़ों का विन एंड अर्न 2 बिलियन. ये 2350 करोड़ है. कैसे हुआ ये? मुझे क्या पता, मैंने तो आगे अन्यवाद जीरो लगाए हैं. आप कहें तो मैं बढ़ा देता हूँ, पैसे बढ़ा देता हूँ. नहीं, आप इतने ही रखें, बल्कि एक जीरो कम करके मुझे दे दे. चलें जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं सिर्फ. ठीक है, आपने दोनों मिलके भी जवाब दे सकते हैं, इंडिविजुअली भी जवाब दे सकते हैं. ठीक है, वीडियो पे जवाब देना है ना आप? हाँ जी, ठीक है. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, मैं आप रूट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये बड़ा डीप रूटेड क्वेश्चन है. पहला ये है, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया. ठीक है, ये आपने गाना सुना है? ठीक है, आप मुझे बताएं इंसान का जो स्लेटी रंग है ये कब होता है? ठीक है, ऑप्शन पहले ऑप्शन हैं. हाँ जी, ऑप्शन ये हैं कि जब उसका रंग उड़ जाए. हाँ. दूसरा ऑप्शन जब वो कहीं रंग में भंग डाले. तीसरा ऑप्शन ये है कि जब उसने डीपी पे फिल्टर लगाया हो, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं. जी बताएं क्या आंसर है इसका? आई थिंक नंबर 3. आई गो बाय. यार देखो, मैं 1 सेलेक्ट करूंगा और पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि स्लेटी रंग होता क्या है. हाँ, ये प्लीज मुझे बताएं, मुझे नहीं समझ आता. क्योंकि हमारे जितने इस वक्त लम्स और नस्ट के जो बॉयज एंड गर्ल्स एंड अदर्स जो हैं इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ, उन्हें स्लेटी रंग का आइडिया नहीं होना. हाँ, चलें. तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं.
कि स्लेटी रंग जो होता है ये स्लेट का रंग होता है। स्लेट होती है जो बेसिकली एक स्क्वायर तख्ता होता था, प्लेट होती थी, और उस पे डार्क ग्रे कलर होता था, और उस पे आप चौक से लिखा करते थे और फिर उसको मिटाते थे, और फिर इट वाज लाइक अ स्मॉल ब्लैक बोर्ड दैट यू वुड यूज लाइक अ रफ बुक, जो कि आप स्कूल में यूज करते थे। तो स्लेट का जो रंग होता था उसको स्लेटी कहते थे, डार्क ग्रे बेसिकली स्लेटी रंग। तो ये थर्ड ऑप्शन ठीक हुआ फिर, मेरा ख्याल है। ठीक हुआ। ठीक है, ये आप इस सवाल के बाद 500 करोड़ जीत गए हैं। अगला सवाल, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना। ये कोको कोरीना एक लड़की का नाम है, आप बताएं इसकी छोटी बहन का नाम क्या है? रीना। शहजाद पहले आप देखें, आंसर्स आपके सामने हैं, पिक वन। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ये है ना, सोसो सोरीना, मोमो मोरीना, सोरीना, मोमो मोरीना, टोटो टोरीना। सोसो सोरीना। सोसो होगी वो I थोड़ी सी, think तो इसलिए आई थिंक ये तीनों जवाब गलत हैं, और आपको शायद कोरीना का असली नाम नहीं पता। कोरीना जो है उसका असली नाम है कोरीना कपूर, और उसकी छोटी बहन को हम सब जानते हैं। ये करीना तो छोटी है ना। Oh my God. अच्छा जी, वो सवाल ये है कि प्यार का नशा सबसे खतरनाक होता है, लेकिन प्यार का नशा हराम क्यों नहीं है? शहजाद आपके लिए आंसर, मुफ्ती अब्दुल कवी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। नहीं, आंसर क्वेश्चन ये है कि क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि उसका कोई डीलर नहीं होता, और तीसरा है पता नहीं कभी प्यार नहीं हुआ। शहजाद आपके लिए ये क्वेश्चन। I think पहला वाला। ओहो, ये तो आपने डीप आंसर्स जो दे रही है ना मैं बहुत डीप इंसान हूँ। आपके जो डीपनेस है। फहीम भाई आपका क्या आंसर है? यार क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। पाकिस्तान में पीडीए का बड़ा बैड सीन है, और पाकिस्तान के आप देखेंगे जब हमारे सोसाइटल जो रवैये है ना, अब ठीक है उसकी बुनियाद हमने जिक्र कर लिया कि तारीख है, लेकिन हमारे रवैयों का जो एक ट्रिगर है ना, वो आप देखेंगे तो हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना, वो स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो कि 11 साल से लेके 50 साल की उम्र तक जाते हैं कम से कम, तो ये जो एज ग्रुप है, ये मोहब्बत की तलाश में माइट म्यूट हो गया आपका। उसको वो जो उसकी तड़प है, आई थिंक उसकी वजह से हमारे ये जितने डिस्प्ले पे नजर आता है ना हमारा माहौल। मसलन जब असातिज़ा कराम बच्चों को मना करते हैं कि अच्छा आप यूनिवर्सिटी में जो है डिसेंट तरीके से कपड़े भी पहने और डिसेंट तरीके से एक मुनासिब फासला लड़के और लड़की आपस में रखें, तो बुनियादी तौर पे वो अपनी एक्सेस के तर्स खा रहा होता है कि मैं चूंकि ये नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी में खड़े होके, तो इसलिए किसी और को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये कि शहजाद आपने गाना सुना हुआ है, काला शाह काला मेरा काला है दिलदार गोरियां नू परा करो? नहीं ले कोई छैया छैया का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। यही तो आप कह रही थी कि मैं अपनी रूट से कैसे कनेक्ट करूं। मैं सारे रूटेड आपके लिए क्वेश्चन। छैया छैया भी है, मेरा फेवरेट गाना था वो छोटे होते में। जो शाहरुख खान ट्रेन के ऊपर डांस करते हैं वो मुझे पूरा आता था। पता नहीं जी, हमें तो उस गाने में शाहरुख खान कहीं नजर ही नहीं आया, हमारी नजर कहीं और थी दोस्त। अच्छा जी, सवाल ये है कि गाना चलिए आपने नहीं सुना, वो है गाना है कि काला शाह काला मेरा काला है दिलदार गोरियां नू परा करो। इसमें जो गोरा है उसका ताल्लुक कहाँ से है? ये पाकिस्तान की बात हो रही है, तो वो गोरा लड़का कहाँ पे था, ये मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ। तो गोरे से मुराद है यूके वाला कजन,
गोरे से बिल्कुल मुराद है सही। पेशावर का लड़का और ये राइटर ने रेसिज्म किया, जवाब नहीं देना बनता। अब बताएं I आप। think, मेरा ख्याल है ऑप्शन ये थर्ड। जो काला शकाला, ये जो गोरिया की बात हो रही है इस गाने में, आई थिंक इसने ग्लो एंड लवली यूज किया था, तो आई थिंक इसलिए वो गोरा है। मेरी नजर से, हाँ मेरी नजर से देखें तो ये एक इनकलाबी गाना है जो हाय कि हाय। मेरे ख्याल है जमीयत उलमाए हिंद ने अपने वक्त में निकाला था, जिसमें उसने कहा था कि हमें देश की जो असल कालक राइट। है वो ज्यादा पसंद है, ये जो गो होम ब्रिटिश, आप लोग वापस जाएं और हमारे वतन को आज़ाद करें, वो जो एक नारा था, आई थिंक ये वहां से कहीं से निकला है। तो बहुत सारे वर्जन्स उन्होंने निकाले होंगे कि जी नारा कौन सा लगाया जाए अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए, तो उसमें ये ऑप्शन आया होगा, फिर ये फेल हो गया होगा और रिजेक्ट हो गया होगा, बाद में इसका तो गाना ये बन गया। किसी सिंगर ने पकड़ के इसका गाना बना दिया। बड़ा बड़ा आपका बिल्कुल बिल्कुल। फहीम भाई, तारीख पर बड़ी आपकी मेरा ख्याल है कि हल्की नजर है। जी जी, मेरा मुताला पाकिस्तान की किताब जैसी शक्ल जो है। चलें जी, ये हमारा था विनर हमारे में से। मेरा ख्याल है कोई भी नहीं हुआ एंड पे, कोई विनर ना हो तो हम कहते हैं कि आज पाकिस्तान की जीत हुई है। तो हम ये जितना भी पैसे हमने इस गेम में बनाए हैं, ये हम पाकिस्तान के डैम फंड से इंशाल्लाह निकाल लेंगे वापस। तो इसके बाद हम लेंगे ऑडियंस के क्वेश्चंस। ऑडियंस के क्वेश्चंस आए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। वाह फहीम भाई, ये तो हमारा शो हिट हो गया है। और देखेंगे पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से सिर्फ एक बंदे ने सवाल पूछा है हमसे। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, अगर आप लाइव सेशन पे जाएं, वहां पे इस वक्त हजारों की तादाद में कमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें यकीनन 20-25 सवाल भी होंगे। अच्छा, मैं फिर वो पढ़ लेता हूँ। उतनी देर आप ये बता दें कि हमसे अली रजा पूछ रहे हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कॉमेडी में कौन है? आई थिंक वेरी क्लियरली जॉर्ज कार्लिन। अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात हो रही है तो जॉर्ज कार्लिन। और उसके अलावा मैंने जिस तरह जब मैं लिखता हूँ कॉमेडी नैरेटिव के लिए, तो उसमें ऋषिकेश मुखर्जी का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा और कौन है, बस काफ़ी हो गया मेरा। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और बता दें, मैं उतनी देर सवाल ढूंढ लूँ ना अगला, वो ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ लूँ। नहीं तो मैं ये बता देता हूँ ना, जैसे मैंने पहले कहा, संजय राजौड़ा इन इंडिया, ही हैज इंस्पायर्ड मी टू डू द काइंड ऑफ ह्यूमर दैट आई डू। और उसके अलावा और किस किस्म के कॉमेडी के फॉर्मेट्स होते हैं जिन पे हमने काम किया है? पाकिस्तानी कोई बताएं। पाकिस्तान में कॉमेडी में काम बड़ा माजरत के साथ बड़ा कम हुआ है, लेकिन कमाल अहमद रिजवी साहब का काम मुझे बहुत मुनासिब लगता है। आई थिंक ही सटायर को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से इनकॉर्पोरेट किया अपने स्क्रिप्ट्स में। मैंने जब भी उनका थिएटर प्ले देखा है तो आई लाइक कि वाओ, ये किसने लिखा है, ये बहुत अच्छा है। तो कमाल अहमद रिजवी शुड बी द नेम। अच्छा, और शहरजाद आप बताएं, आपका कौन, हु डू यू फॉलो इन कॉमेडी? यार आई थिंक लाइफ इज क्वाइट अबसर्ड, तो मतलब आधी तो कॉमेडी उधर से ही आ जाती है कि हाँ, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा मेरा कोई आइडल नहीं है, मैं नहीं किसी को मानती, चलो उठाओ सारे अपने कॉमेडियन इधर से। ये मैं सुन रहा था आपका। नहीं, असल में मुझे लाइफ का द नेचर ऑफ लाइफ ना, वो मुझे बहुत अबसर्ड लगता है और मुझे उसमें से बहुत कॉमेडी मिल जाती है। मुझे कैपिटलिज्म भी बहुत ही मतलब लाइक हिलेरियस, फनीएस्ट फनी कॉमेडियन, एज हेल। सबसे फनीएस्ट कॉमेडियन मुझे कैपिटलिज्म लगता है बेस्ट। तो ये वो दो हो गए। एंड आई रियली लाइक डेव शपेल्स वर्क। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि वो बस कह देता है, लाइक हाँ, वो बस खुल के आता है, वो नहीं बस कह सोचता। देता है, लाइक मतलब आई रियली admire that as well. So him, और I really like हसन मिनाज as well, जो उसका Homecoming King था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और असल में मैंने इंस्टाग्राम सिर्फ हसन मिनाज को मैसेज करने के लिए बनाया था, क्योंकि मैंने इतना लंबा मैसेज लिखा था और मुझे लगा था कि वो पढ़ेंगे। Just saying thanks basically for representing our community. Obviously उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन yeah, that's why I made
ये तो बड़ा आपके साथ वैसे बुरा हुआ है, और इसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ऐसा करें कि मुझे मैसेज करके देखें, मैं जरूर पढ़ूंगा। अच्छा जी भाई, अगला सवाल ये है कि आपको लगता है कि लोगों को कॉमेडी की इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ आई है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जब कुछ नहीं मिल रहा था उन्हें? I think comedy की importance कभी कम नहीं हुई. We've always liked to watch good stuff, good material. I mean, हंसने की opportunity लोग ढूंढते रहते हैं, और ज़ाहिर है बिल्कुल ही आप वो ना हो, बहुत ही इस वक्त obsessed to being sad ना हो, तो नॉर्मल लाइफ में आई थिंक हमें कॉमेडी वैसे भी अच्छी लग रही होती है. ऐसा क्या था कि पेंडेमिक से पहले कौन सा हमको देख रहे थे, बड़ा कुछ सीरियस और मीनिंगफुल काम देख रहे थे, जो पेंडेमिक में ही आके हमने कॉमेडी की है. उससे पहले भी हम वही मजाक कर रहे थे दुनिया के साथ जो आज कर रहे हैं. और वैसे सही है, तो वैसे मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ कि मेरे बारे में किसी ने लिखा हुआ है, और ऐसे लिखा हुआ है जैसे पढ़ के ना मैं माइंड कर जाऊंगा. तो लिखा हुआ है, यार फहीम भाई को अफीम ना करो, अफीम ना कहो, उन्हें बुरा लगता होगा. तो मैं, यही हमारे उभरते हुए सितारे हैं असल में, कॉमेडियन. हाँ, ये मैं मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए. अल्लाह इनको लेकर जाएगा कहीं. नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मतलब मेरा नाम ले रहे हैं कोई, चाहे वो नहीं, जो गुड. मर्जी ले रहे हैं. हाँ हाँ, आप मशहूर आदमी हैं फहीम भाई. चले फहीम भाई, आई थिंक दिस इज इट. हमारे पास और देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, एंड मुझे पर्सनली, मैं आप दोनों को थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट टाइम. आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके. नेक्स्ट टाइम भी हम लोग वैसे ही, मेरा ख्याल है व्हाट्सएप ग्रुप ना बना लें. हाँ. तू बड़े मैसेज कर दे मुझे, क्या मतलब व्हाट्सएप क्या हो रहा है ये? नहीं, वो फहीम भाई, जब भी कुछ भी हो रहा होता है ना, लोग सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं कि हमने कोई भी काम ओह, करना है, चलो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए. तो मैं उस अच्छा, ये सोच मेरे रहा ऊपर था. था, मेरे ऊपर था. ओके ओके. हाँ, थैंक यू सो मच. आपके भी उस ग्रुप पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ. Thank you so much, Azad, for your time, and was lovely, talking to you. Thank you so much, Fahim bhai, as always. आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप ऐसे ही अच्छे अच्छे जोक्स करते जाएं. And thank you all जो कि ये शो देख रहे हैं. फहीम भाई, कुछ लास्ट में आपने बोलना है, and then we'll wrap this up. Shehzad, if you want to say something. मैं तो अपनी यही अपनी कहूंगा बारी. कि बस खुश रहें और खुशी को कदर दें. And just look at your surroundings. If you care a little bit, I think that'll add a lot to the lives of others and your own self. Yeah, so thank you all for being here. और ऐसे और भी events होने चाहिए, and I'm so glad कि आप लोगों ने ये initiative भी लिया है. And it was great to talk to all of you, and thank you for being here. Thank Same, you. Shehzad. It was a pleasure. Yeah. Likewise. Thank you, जी. Allah Hafiz. हम अब इसको अच्छा, so guys, let's stop recording, I guess. मुझे लिंक भेज दो.